यूएल, ठीक है, हैश मीनू के अंदर यूएल, ओके, यूएल है ना। तो ये किस चीज को टारगेट कर रहा है, पहले हम ये समझें। ये हमारा टारगेट कर रहा है कि जो मेन्यू नाम की आईडी मैंने बनाई हुई है, ये जो मैंने मेन्यू नाम की जो आईडी मैंने बनाई हुई है, इसके अंदर जितने भी यूएल आएंगे, चाहे वो एक लेवल का यूएल हो, चाहे वो दूसरे लेवल वाला यूएल हो, या वो तीसरे लेवल वाला यूएल हो, या मैं इसके अंदर कोई यूएल बना लूं वो उसका यूएल हो, मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो मेरी कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें मैंने सबसे पहले दिया लिस्ट स्टाइल टाइप नन। ये काम क्या करेगा, जब भी मैं यूएल बनाऊं, यूएल बनाने के बाद उसमें काफी सारे बुलेट्स आते हैं, तो बुलेट्स को उसको हटा रन कर देता है, देगा, ठीक हाँ है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद मैंने दिया मार्जिन 0 और पैडिंग 0। तो मार्जिन 0 क्या करेगा, उसको एकदम टॉप में कॉर्नर पे शिफ्ट कर देगा। पैडिंग भी 0 करने का फायदा ये रहेगा कि उसके अंदर जो भी मैं कंटेंट डालूंगा वो भी पैडिंग के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैंने इसको दिया फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट बेसिकली वही काम कर रहा है जो मैंने एक डिवीजन को देना रहता है। तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को बॉडी के लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। ठीक है। और मैंने विड्थ दिए 100%, मतलब कि जितने भी मेरे यूएल आएंगे, ये वाला पॉइंट से समझना, ये वाला लिंक है इससे। तो मैंने अभी इसमें दिए विड्थ 100%। तो देखो सबसे पहले वो आया इस वाले यूएल के पास, इस वाले यूएल की विड्थ उसने दे दी 100%। तो यहां से लगा करके यहां तक उसने विड्थ दे दी 100%, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक उसने विड्थ दे दी 100%, क्लियर है। जी अब आ रही है, जी जी जी। है ना। उसके बाद वो आया ये वाले यूएल के पास। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमने सभी में विड्थ कितनी दी, 100%। तो जब वो इस वाले यूएल के पास आया तो उसने इस वाले जो यूएल है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है सर्विस 1 सर्विस 2, इसकी भी विड्थ कर दी 100%। लेकिन जैसे ही उसने इसको 100% किया, उसने देखा कि इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है एल, और एल के अंदर मैंने पोजीशन क्या दे के रखी हुई है, रिलेटिव। और यूएल की जो मैंने पोजीशन दे रखी है वो मैंने दे रखी है एब्सोल्यूट, ये देखो, क्योंकि इसमें मैंने क्लास पास कर रखी है ना ड्रॉप। तो मतलब इसकी पोजीशन हो गई एब्सोल्यूट और इसकी पोजीशन हो गई रिलेटिव। और ये चीज तुमको पता है, जब भी किसी भी कंटेंट की पोजीशन एब्सोल्यूट होती है तो वो अपने पेरेंट के रिलेटिव होती है। तो इसकी जो विड्थ आएगी वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग आएगी। तो इसमें मैंने विड्थ दिए 100%, है ना, ये वाले यूएल में मैंने विड्थ दिए 100%। तो अभी जब इस वाले यूएल की बात हो रही है तो बॉडी की बात हो रही है, लेकिन जब इस वाले यूएल की बात हो रही है तो जो एल है ना उसकी बात हो रही है। जी, ओके। एल की जो विड्थ कितनी है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इसने अपने आप को 100% कर लिया, इसलिए इसकी विड्थ इतनी आ रही है। क्लियर हुआ अभी ये वाला डाउट, हाँ, तो जो है ना। रिलेटिव है, जो रिलेटिव है वो इस 100 के अंदर जा रहा हाँ, तो है ना? ये वाला जो यूएल है ना, अब इसकी विड्थ क्यों 100 उतनी हाँ। रह रही है जितनी इस वाले यूएल की नहीं है पहले की, क्योंकि ये तो मेरे बॉडी के रिलेटिव है और ये वाला जो यूएल है ना वो इसके रिलेटिव है, क्योंकि इसके, हमने ये पेरेंट है तो पेरेंट में पोजीशन दे रखी है रिलेटिव, और यूएल में हमने पोजीशन दे रखी है ड्रॉप के अंदर देखो एब्सोल्यूट, हाँ इसलिए वो विड्थ उतनी आ रही है, ठीक है। ठीक है। तो यहां तक अब ये चीज समझ में आ गई। ए के अंदर टैग डेकोरेशन नन दिया, कलर व्हाइट दिया, टेक्स्ट अलाइन और डिस्प्ले ब्लॉक। ब्लॉक, ये भी डिस्प्ले समझ में। ब्लॉक हम, क्योंकि जितने भी मेरे एंकर टैग हैं उन एंकर टैग को बेसिकली अभी ना तो मैं हाइट दे सकता था ना विड्थ दे सकता था, जिसकी वजह से ना मैं पैडिंग दे पा रहा था। लेकिन जैसे उसको डिस्प्ले ब्लॉक किया, मेरी पैडिंग वाली प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई हो गई और प्रॉपर डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मैंने देखो मेन्यू के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एल है उसमें मैंने फ्लोट लेफ्ट दिया है। अब यहाँ पर भी एक चीज ध्यान से समझने वाली है कि जो मेन्यू है, ये जो मेरा मेन्यू है उसके अंदर जो यूएल है और उसके अंदर जो एल है, मतलब एक एल, दो एल, तीन एल, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छह। इन छह के अंदर आप दे दो फ्लोट लेफ्ट। केवल इन छह की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर मेरा ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है।
अगर ग्रेटर देन का साइन नहीं लगा होता तो इस कोड को अगर ऐसा लिखा होता सपोज, ये जो लिखा हुआ है ना, ये देखो यहाँ से भी गैप बढ़ गई है अभी, और मैं आगे जाऊंगा तो और भी कहीं ना कोई प्रॉब्लम आएगी। इस कोड का मतलब ये हुआ कि जो मेरा यूएल लिखा हुआ है उस यूएल मतलब जो पहला वाला यूएल है उसके अंदर जो एल आई है, क्योंकि देखो इस कोड का मतलब क्या है ये समझो, मैं 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 की 6 को मैंने फ्लोट लेफ्ट दे दिया। इसको फ्लोट लेफ्ट में क्यों, क्योंकि मेरे को इन 6 को एक के पास में एक में शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में, बाकी सबको मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट नहीं करना है। आया समझ में? ठीक है। क्योंकि यूएल मेरा पेरेंट है, तो पेरेंट के अंदर जो उसका जो एल आई है ना, उन सबको मेरे को 5 और 6 को, मतलब 1 2 3 4 5 6, इन 6 को आप एक के पास में शिफ्ट कर दो, बाकी किसी एल आई को आप मत छेड़ो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्लोट लेफ्ट, तो वो फ्लोट लेफ्ट के इन 6 में काम करा, 1 2 3 4 5 6 के अंदर, ठीक है। और उसमें मैंने बॉर्डर भी दी थी 2 पिक्सल या 2 पिक्सल सॉलिड, क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैंने मेन्यू के अंदर जितने भी एल आई है, चाहे वो इस एल आई की बात हो या इस एल आई की बात हो या किसी भी एल आई की बात हो, मेन्यू के अंदर मैंने जितने भी एल आई है ना उनकी मैंने पोजीशन दे दी है रिलेटिव। वो रिलेटिव मैंने क्यों दी है, क्योंकि अगर मैं इनको रिलेटिव कर दूंगा तो उसके अंदर का जो मैंने यूएल है उसको मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा तो विड्थ 100 आ जाएगी, इसकी वजह से मैंने उसको क्या दिया है, रिलेटिव। तो इसके अंदर जितनी भी एल आई है, अब मैं कितने भी लेवल तक अंदर चला जाऊंगा, जो भी नया एल आई बनाऊंगा उसकी जो पोजीशन आएगी वो हमेशा रिलेटिव आएगी। ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक ड्रॉप की क्लास ली है, ये देखो ये ड्रॉप की क्लास, तो ड्रॉप की क्लास में मेरा यूएल है, तो एल आई को अगर मैंने रिलेटिव दिया है तो उसके अंदर जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, ये वाला जो कंटेंट है मेरा, ये वाला, ये एल आई एक रिलेटिव हो गया, उसके अंदर जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ उसको मैं कर दूंगा एब्सोल्यूट। तो मैंने यहाँ पर देखो जो ड्रॉप है उसको मैंने कर दिया एब्सोल्यूट, और मेरे को शो भी नहीं कराना है इस यूएल को, क्योंकि ये वाला जो यूएल है इनको पहले शो नहीं कराना ना, ये वाला यूएल, ये वाला यूएल, ये वाला यूएल, ये वाला यूएल, कोई भी यूएल हो जिसमें ड्रॉप की क्लास लगा है उसको मेरे को बेसिकली पहले तो हिडन ही कराना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया डिस्प्ले नन। ठीक है। अब मैंने कोड किया है कि मेन्यू के अंदर जो यूएल है, मेन्यू के अंदर जो फर्स्ट लेवल यूएल है, ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, मेन्यू के अंदर जो फर्स्ट लेवल यूएल है, मतलब मेन्यू के अंदर जो फर्स्ट लेवल यूएल है ये, उसके अंदर जो एल आई है, मतलब इसके अंदर कोई भी एल आई हो सकती है, फर्स्ट लेवल एल आई की बात नहीं हो रही है, क्योंकि फर्स्ट लेवल एल आई की बात हो रही है तो ऐसा कोड किया होता। सारे यहाँ पर अलग लिखा है, हाँ मेन्यू के अंदर जो फर्स्ट लेवल यूएल है उसके अंदर जितने भी एल आई है, मतलब कोई भी एल आई हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, A to Z भी हो सकता है और ये वाला भी एल हो सारे। सकता है, उसके होवर, मतलब इस एल आई के होवर जो यूएल है, मतलब इस एल आई, अगर कोई ऐसा यूएल मिलता है जिसका पेरेंट एल आई है तो उसको आप डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। मेन्यू जो है मेरा, उसका जो पहला पेरेंट है यूएल, जो पहला चाइल्ड है यूएल, उसके अंदर जितने भी एल आई हैं उन एल आई पे अगर होवर करते हो तो उस एल आई का अगर कोई चाइल्ड यूएल है, तो जैसे अगर इस पे होवर होगा तो कुछ नहीं होगा, इस पे होवर होगा तो कुछ नहीं होगा, इस पे होवर होगा तो इसका जो चाइल्ड कौन है, यूएल है। यहाँ पे हमने वही लिखा है, इसका जो चाइल्ड है वो अगर यूएल है तो डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, तो आप उस यूएल को क्या कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक। तो तभी ये होता है कि हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये वाली पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है, और जब हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो इसका यूएल पूरा का पूरा आ जाता है। ठीक है। ठीक है। आया समझ में? हाँ क्लियर है? अब हाँ। देखो यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ तक ड्रॉप वाली क्लास समझ में आ गई कि ड्रॉप वाली क्यों बनाई है, ये बेसिकली यूएल में बनाई गई ये क्लास है, ये ठीक यूएल है। है ना। ठीक अब यहां तक जब हो जाता है तो मैंने देखा एल आई, ड्रॉप एल आई का मतलब क्या है कि जो मेरे ये वाले जो यूएल है उनके अंदर जो एल आई है उसको भी तुमने मेरे को बोला था कि कल सर वो बॉर्डर नहीं आ रही है, तो फिर मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दी है, ऑर्डर। बॉर्डर टॉप और बॉर्डर राइट से, तो प्रॉपर बॉर्डर आने लग गई थी। ठीक है।
अब मैंने क्या किया, देखो जब इतना कोड हो गया, यहाँ तक का कोड हो गया ड्रॉप, ये वाला कोड यहाँ से लेके यहाँ तक हम आ गए। अब मैंने क्या किया, मैंने दोबारा इसके अंदर एक यूएल ले लिया और यूएल के अंदर मैंने क्लास दे दिया ड्रॉप। तो जैसे ही मैंने ड्रॉप की क्लास दी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज कौन सी ले लेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट, डिस्प्ले नन, और यहाँ पे ले लेगा बॉर्डर टॉप से ले लेगा, बॉर्डर राइट से ले लेगा। लेकिन अब क्या होगा, वो एक के नीचे एक शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे सपोज अभी मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, देखो मैं सर्विसेज पे आया और जैसे ही मैं तीसरे नंबर की सर्विसेज पे आ रहा हूँ, मतलब ये जो तीसरा नंबर का सर्विसेज है, यहाँ पर जब मैं आ रहा हूँ, जब मैं इस पर माउस का कर्सर लेने जा रहा हूँ, तो ये इसके पास में आना चाहिए, ये वाला यूएल, भाई ये वाला जो यूएल है ये इसके जस्ट पास में आना चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ, ये कि ये पूरा पूरा जो कंटेंट है ये मेरा उसी के नीचे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब मेरे को फायदा एक ये मिला कि मैंने जब इसमें ड्रॉप क्लास लगाई थी, तो ड्रॉप क्लास की प्रॉपर्टी क्या है, एब्सोल्यूट है ना। तो अगर किसी की ड्रॉप क्लास की प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट है, जैसे ये ड्रॉप क्लास की प्रॉपर्टी देखो पोजीशन एब्सोल्यूट, लेकिन अब मैं यहाँ पर कोई भी कोड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोड करूंगा तो वो क्या होगा, सब जगह अप्लाई हो जाएगा। इसलिए मैंने एक अलग से क्लास बना ली और उसको दे दिया लेफ्ट से 100%। अब लेफ्ट से उसको 100% क्यों दिया है, क्योंकि मैं जब यहाँ पर आया, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी की पूरी विड्थ इसकी क्या है, 100 है। और ये जो यूएल बना हुआ है, ये वाला जो मेरा यूएल बना हुआ है, ये इस एलआई से रिलेटिव है। तो इस वाले यूएल के अंदर मैंने कोड किया कि आपकी पोजीशन अगर रिलेटिव है तो आप क्या करो, आप जो एलआई का जो 100% है, आप लेफ्ट से 100% शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, समझ में, ये वाली एलआई की जो विड्थ है पूरी 100% है, आप इससे प्रॉपर 100% शिफ्ट हो जाओ। तो वो इधर शिफ्ट हो गया और हमने कर दिया टॉप से -1, थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर आ रहा था, ये हल्का सा नीचे रह रहा था, तो हमने -1 इसको किया और इसके अंदर बॉर्डर डाल दी। ये सब डाउन को कम ज्यादा करेंगे तो आगे पीछे खिसकेगा ये, मतलब डेप्थ की जो वैल्यू है उसको 100% से ज्यादा कर दो या कम कर दो। जैसे अगर मैं इसको भी कर देता हूँ 80%, ये अंदर आ गया इसका। क्योंकि है तो वो इस एलआई से रिलेटिव ना, तो एलआई की जो विड्थ है वो 100% है। तो अगर एलआई की विड्थ आपकी 100% है तो प्रॉपर आप उसको 100% दोगे तो वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गया, क्लियर है, क्लियर है, फाइन। अभी कोई डाउट? नहीं नहीं, बस बनाया था मैंने सर, 2-4 मेन्यू बनाए थे अलग अलग टाइप के अपने हिसाब से, अच्छा अच्छा दिमाग लगा के। अच्छा अच्छा। हाँ, और एक रेफरेंस लिया था, उसमें उसमें बताया था यूएल एल आई, और उसमें उसने डिस्प्ले नन कर दिया था। हाँ ये वाला मतलब नेट पे से एक लॉजिक मिला था, अच्छा था ये। हाँ। और अपना तो है ही अपना भी। हाँ, मतलब जो सारी उसने एल आई को छुपाने के लिए, सारी एल आई को यूएल एल आई तो 2 लेवल की, हाँ और उसने वहां पर बस कर दिया था डिस्प्ले नन, तो वो नन हो गई थी। फिर उसने हुवर इफेक्ट किया था, और जब उस पर वो लेके जाते हैं तो वो डिस्प्ले ब्लॉक करके आ जाता था। मतलब ठीक है, देखो ये जो अपन ने बनाया ना, ये वाला जो कोड अभी अपन ने बनाया है, हाँ, ये nth लेवल तक काम करेगा। जी जी जी, इसमें तो वो इसमें आपको पोजीशनिंग डिस्क्राइब्ड है ना, तो रिलेटिव और हाँ एब्सोल्यूट पोजीशनिंग से ही उसका पूरा काम हो जाएगा। अब और ये जो है ना, ये इसमें क्या हमने अलग अलग कैटेगराइज भी करा है कि यूएल में पहले कॉमन कोड किया, फिर ए के अंदर कॉमन कोड किया, फिर एलआई में हमने जो चीज देनी थी वो दी, फिर एलआई में अलग से, फिर 2 क्लासेस बना ली, ड्रॉप डाउन और सब ड्रॉप डाउन। अगर अंदर जाना है तो सब ड्रॉप डाउन, और अगर फर्स्ट लेवल पे रखना है तो ड्रॉप डाउन। और ये होवर के लिए कोड हो गया। तो देखो मेरा कहना ये कि तुमको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब देखो ये मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये परफेक्ट कोड है, हाँ लेकिन जब तुम तुम्हारा कोड करोगे ना तो हो सकता है कि तुम इससे बेटर कुछ कोड कर दो। हाँ, ये तो अब तुम्हारी कैपेबिलिटी और उसके ऊपर रहेगा।
नेट पे तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, उनमें से कोई अच्छा समझ में आ जाए तो वो ले लो। कंसेप्ट वही है, पोजीशन कॉन्सेप्ट रिलेटिव वही है, और सब लोग ऐसे ही फ्लो कर रहे हैं, सेम है ऑलमोस्ट, मतलब 90% पीपल आर फॉलोइंग दिस वे ओनली। मतलब ऐसे ही प्रॉपर नेविगेशन बनता ही ऐसे है। हाँ यही रास्ते हैं, सही बात। नेविगेशन प्रॉपर पूरा ऐसे ही बनता है। अब इसके अंदर क्या होता है, अपन जब रिस्पॉन्सिव सीखेंगे तो कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं, कुछ और दूसरी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर। जी और कलर कॉम्बिनेशन, इमेज डालना, ये सब करना, तो ये इसके अंदर आप पूरी तरीके से फ्री हो, कुछ भी डाल दो आप अपने हिसाब से, कुछ कलर्स लगा दो, कुछ भी लगा दो, जो लगाओगे वो वैसा बन जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है सर, आगे बढ़ते हैं। क्लियर। चलो अब एक छोटी सी चीज मेरे को तुम करके बताना 1 मिनट में। अब ये देखो, ये 1 और 2 का जो कलर है ना, हाँ केवल 1 और 2 का कलर चेंज होना चाहिए। अच्छा, 1 और 2 का कलर चेंज करूँ? केवल 1 और 2 का। सर मैं रिमोट एक्सेस मांग रहा हूँ आपसे, तो मैं यहीं बैठ के कोड करूंगा आपके कंप्यूटर पे। रिक्वेस्टिंग रिमोट एक्स कंट्रोल, रिक्वेस्टिंग मेरे पास ये लो आएगा। प्रो कर। ओके, इसका कलर चेंज करना है ना सर, ओएल का? हाँ, ओएल में जो नंबर्स हैं, ऑर्डर लिस्ट है, केवल नंबर से होगा। और उनका नंबर चेंज करना है। तो मैं स्टाइल में जाऊंगा और ओएल, ओएल, अब वैसे फॉन्ट में तो हम इसको दे देते थे सिंपल कलर करके, कलर रेड। अब ये पता नहीं होगा नहीं, लेट्स चेक, इसका तो पता नहीं, चेक करें फिर आप। नहीं, इससे नहीं होगा। वैसे नहीं होगा। पूरा, अच्छा वो टाइप करते थे जो, अगर मैं हाँ, केवल 1 और 2 का कलर चेंज होना चाहिए बस। समझ गया, यहाँ पे लोकल दे दूं क्या सीएसएस चलेगा? हाँ हाँ, जो भी देना है दे दो। सर इसके बारे में पता तो नहीं है मेरे को, मतलब कि सिर्फ नंबर कैसे जाएगा, तो पूरा ही चेंज करेगा? वही तो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ है। सर आप बताइए। देखो क्या होता है, जी जब भी आप कोई भी
चीज लिखते हो, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, हाँ मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा, हाँ मैंने यहाँ 3 पैराग्राफ लिख लिए, वो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है वो हम्म, यूएल एल जो भी हो। तो देखो यूएल एल क्या होता है कि जब भी आप यूएल एल से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी कोई भी आप नंबरिंग कर रहे होते हो, हम्म, वो नंबरिंग का कलर बेसिकली आप चेंज नहीं कर सकते हो, ना उसका कलर चेंज कर सकते हो, ना उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ना कुछ भी, मतलब कुछ भी बात करो, कुछ भी उसके अंदर चेंज नहीं होगा, ठीक है। हम्म, इसी के लिए CSS3 की एक प्रॉपर्टी होती है काउंटर रीसेट और काउंटर इंक्रीमेंट। तो वो मैं तुमको बता देता हूँ, वो नई चीज है, वो कैसे काम करती है। देखो मैंने यहाँ पर स्टाइल ओपन स्टाइल क्लोज किया, हम्म, उसके बाद मैं बॉडी के अंदर एक काउंटर बना रहा हूँ। काउंटर मतलब क्या करूंगा, वो नॉर्मली अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा अपने एलिमेंट के हिसाब से, जैसे एक एलिमेंट है तो एक, 2 एलिमेंट है तो 2, 3 एलिमेंट है तो 3, कैसे करेगा वो मैं बता देता हूँ। तो काउंटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको काउंटर का एक नाम देना पड़ता है, ठीक है, हम्म, कि आपके काउंटर का नाम क्या होगा। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है काउंटर रीसेट। हम्म, ये प्रॉपर्टी आप प्रॉपर जो भी डिवीजन में लगा रहे हो या पैराग्राफ में लगा रहे हो या किसी भी चीज में लगा रहे हो या क्लास में लगा रहे हो, उसके ऊपर जो उसका पेरेंट होगा उसमें देना है। अगर उसमें नहीं देना चाह रहे हो तो सीधा आप बॉडी में दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम्म, तो काउंटर रीसेट के बाद आपको आपके काउंटर का नाम लिखना है। तो मैं मेरे काउंटर का नाम लिख लेता हूँ माय पैरा। तो आप नाम कुछ भी दे सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हम्म, क्लियर हुआ। तो मैंने पहले एक काउंटर रीसेट प्रॉपर्टी से मेरे एक काउंटर का नाम मैंने बना लिया, मतलब मैंने प्रॉपर यहाँ पर एक काउंटर बना लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने मेरा जो सूडो एलिमेंट होता है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसमें मैं लगाता हूँ बिफोर, ठीक है। हम्म, और बिफोर की जो प्रॉपर्टी होती है हमने पढ़ रखी है वो होती है कंटेंट। कंटेंट के अंदर काउंटर नाम का एक फंक्शन होता है। देखो कंटेंट अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, है ना। तो वो काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो काउंट तो करेगा नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, वो तो बस एक बार डिस्प्ले हो जाएगा। हम्म, तो इसके इसका एक फंक्शन होता है दैट इज काउंटर। और काउंटर के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो माय पैरा नाम का हमने काउंटर बनाया ना, उसकी वैल्यू हम इसको पास कर देते हैं। अब फंक्शन में वैल्यू पास करना क्या होता है, आर्गुमेंट्स वगैरह, आर्गुमेंट वैल्यू, ये अपन आगे वाले फ्यूचर में जब अपन कोड करेंगे उसमें मैं बता दूंगा डीपली। अभी बस ये समझ लो कि हमने एक काउंटर रीसेट से हमने हमारा काउंटर का नाम बना लिया। उसके बाद कंटेंट के अंदर हमने काउंटर नाम का एक फंक्शन होता है, उसमें हमने इसकी वैल्यू पास की। हम्म, और इसको यहां पर हमने लिखा काउंटर इंक्रीमेंट। काउंटर इंक्रीमेंट के अंदर भी आपकी यही वैल्यू आएगी माय पैरा, और आप स्पेस देने के बाद यहां पर लिख दोगे 1। हम्म, देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने एक काउंटर का नाम बना लिया, मतलब मेरा जो काउंटर है वो किस नाम से होना चाहिए, तो मैंने बोला माय पैरा नाम से मेरा काउंटर होना चाहिए। अब वो माय पैरा नाम का जो काउंटर है वो कहाँ अप्लाई करना है, मैंने बोला पी के पहले आप माय काउंटर नाम का जो पैरा फंक्शन है आप उसको रन करो। अब ये जो फंक्शन है ये कितनी बार चलेगा, ये जितनी बार भी उसको पी मिलेगा, 1 बार, 2 बार और 3 बार चलेगा। तो जब ये पहली बार चलेगा तो पहली बार इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। फिर ये एक उसमें इंक्रीमेंट करेगा, जब ये दूसरी बार चलेगा, मतलब लूप के थ्रू चलेगा, दूसरी बार चलेगा तो उसकी वैल्यू 2, और तीसरी बार चलेगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब मैं इसको करता हूँ सेव। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया 1 2 3, देख रहे हो। हम्म, अब ये काम कैसे कर रहा है ये समझना। जैसे ही ये कोड रन हुआ, उसने देखा कि एक उसने हमने एक काउंटर बनाया माय पैरा के नाम से। अब उसने बोला
P के पहले माय पैरा, तो ये P में आया सबसे पहले, उसने देखा कि यार माय पैरा नाम का ये रहा, उसे 1 से इंक्रीमेंट करो, तो उसने यहाँ लिख दिया 1। उसके बाद उसने क्या किया, दोबारा जब ये यहाँ आया तो कौन सी बार मिला उसको, दूसरी बार, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी 2, तो उसने उसको 2 को यहाँ प्रिंट कर दिया। अच्छा अब देखो मैं इसके नीचे एक और पैरा लेता हूं, तो इसकी वैल्यू तो ऑटोमेटिक हो गई 4। अगर मैं फिर इसकी वैल्यू एक और बढ़ा दूं तो उसकी वैल्यू हो गई 5, तो ये हर बार इसकी वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। अब अगर यही वाली चीज मैं ULLI से बनाता, तो ULLI से बनाने के बाद क्या होता, ये प्रॉपर मैं इसका कलर और फोन्ट्स चेंज नहीं कर पा रहा था। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर रेड, तो देखो अभी इसका कलर रेड हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसका फोंट साइज, तो देखो इसका फोंट केवल बढ़ गया। टेक्स्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, केवल जो चेंजेस आ रहे हैं ना वो नंबर्स आगे लिखे हैं इन पे आ रहा है। फंक्शन उन्हीं नंबर पे ही चल रहा है। जो भी कोड हम कर रहे हैं वो नंबर्स के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। फॉन्ट फैमिली में चेंज कर सकते हो। क्लियर। जी। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो मेरा माय पैरा लिखा हुआ है ना, इसमें आप कॉमा देके कुछ और वैल्यूज होती है वो आप दे सकते हो। मैंने यहाँ लगाया कॉमा, यहाँ मैंने लिखा लोअर, अल्फा। तो देखो लोअर अल्फा। हम्म, क्लियर। हम्म, मैंने लिख दिया रोमन। हम्म। तो ये CSS ही है सर के कुछ और आ गया है? ये CSS ही है। अच्छा। अभी CSS में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें अपन पढ़ेंगे जो तुमको लगेगा कि ये तो CSS का पार्ट होंगे ही नहीं, लेकिन वो CSS में आएंगे। ओके। यहाँ मैंने लिख दिया अपर रोमन। और भी अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं यहाँ पर भी चेंज कर सकता हूँ। इसकी एक वैल्यू हो सकती है लोअर अल्फा, लोअर अल्फा शायद मैंने बता दी है। अपर रोमन भी कर सकते हो, हम्म, हम्म, लोअर रोमन भी हो जाएगा। अपर अल्फा और रोमन अल्फा, ये 4-5 और भी वैल्यूज होती हैं, वो तो मैं रेफरेंस के लिए नेट से सर्च कर लेना, तो उसमें सारी की सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। ये काम कैसे करेगा, सिंपल है। आप बॉडी के अंदर सबसे पहले अपने काउंटर का नाम बना लो कि भैया मेरे काउंटर का नाम क्या होगा। उसके बाद जहां पर भी आपको काउंटर अप्लाई कर, तो आप बिफोर जो हमारी सूडो क्लास है उसके अंदर आप कंटेंट लोगे और उसमें लिखोगे काउंटर। काउंटर के बाद आप इसका नाम लिखोगे। अगर आप इसको नॉर्मली कुछ भी नहीं दोगे तो ये नंबर ले लेगा 1 2 3 4, और अगर आप इसकी वैल्यू दोगे और उसको इंक्रीमेंट आप 1 से करोगे तो वो ले लेगा। अच्छा अगर मैं इसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ 2 से, आया समझ में, 2 4 6 8 10। अगर मैं इसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ 3 से, तो 3 6 9 12 15। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमको बेसिकली पता नहीं चलती थी ULLI में। अभी ये जो इतनी सारी चीजें हम ULLI से नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमारा जो काउंटर वाली जो चीज उसको हमको थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। इस तरीके से हम बेसिकली उसको काउंटर कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ये पैराग्राफ में ही अप्लाई हो, हम्म, ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है। मैं अब जैसे यहाँ से पैराग्राफ हटा देता हूँ, मैं यहाँ डिवीजन ले लेता हूँ। इसमें हम हेक्साडेसिमल वैल्यू भी रख सकते हैं क्या सर? हेक्साडेसिमल कहाँ रखनी है तुमको? मतलब जैसे ये नंबर बढ़ा रहा है, नंबर की जगह कलर भी चेंज हो सकता है।
नंबर की जगह कलर चेंज, ये वाला कलर। नंबर नंबर इंक्रीज होता रहे और कलर बदलता रहे, कि हजार थाउजेंड थाउजेंड की वैल्यू का गैप आ जाए। नहीं तो समझा नहीं मैं क्या। जैसे वो नंबर वाली वैल्यूज आप लिखते हैं ना हैश लगा के, हाँ ये मैंने लिखी है हैश लगा के ये। हाँ ये हैश लगा के नंबर वाली वैल्यूज अपने आप एक एक हजार के गैप पर रिपीट होती रहे। 1,000 के गैप पर रिपीट होती जाए। मतलब रिपीट नहीं हो रहा, इंक्रीज होती जाए, रिपीट नहीं बोल रहा हूँ, इंक्रीज होती जाए। मतलब इंक्रीज होती जाए, जैसे यहाँ पर तुम बोल रहे हो ये जो मेरी हैश वाली वैल्यू, कलर की वैल्यू, मतलब कलर हर बार चेंज होता जाए। हाँ हर लाइन पर कलर दूसरा आता जाए। जय इसका कलर अलग हो, इसका कलर अलग हो, इसका कलर अलग हो, इसका कलर अलग, इसका कलर अलग, इसका जी कलर जी अलग। जी जी। देखो अभी तक मैंने काउंटर के थ्रू तो वो चीज करके नहीं देखी, लेकिन वो चीज आगे मैं तुमको बता दूंगा कैसे होगी। काउंटर के थ्रू कैसे करेंगे वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर में केवल अपन यहाँ पर जो कंटेंट दे रहे हैं ना, हम्म काउंटर माय पैरा, हम्म और पैरा को हम इंक्रीज कर रहे हैं 5 से, तो ये एक सीक्वेंस वाइज ही चलेगा। तो अब आप उसको डिस्प्ले कैसे कराओगे, जैसे मैं सपोज यहाँ पर ले लेता हूँ, और अभी जो इसकी बेसिक वैल्यू होती है वो होती है 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, हमने 5 दिया है, इसमें भी कर देता हूँ हम्म 2, 3, 4, अब इसको मैं कर देता हूँ 10। अब तुम ये बोल रहे हो कि ये जो मेरी वैल्यू आ रही है इनका कलर चेंज होना चाहिए। हम्म तो अब अगर यहाँ पे मैं कोई हेक्साडेसिमल कोड डालूंगा तो देखो कोई वैल्यू नहीं ले रहा है, हम्म। 1111119, ऐसा नहीं होगा, वो प्रॉपर किसी दूसरी चीज से ही उसको करना पड़ेगा। अच्छा, ये ये प्योर, नॉर्मल बस काउंटर के लिए। ये मैथ का कैलकुलेशन है। क्या? ये कैलकुलेशन जो मैथमेटिकली उससे चल रहा है ना। हाँ मैथमेटिकली उससे चलता है ये। ठीक है चलिए, नो प्रॉब्लम। बस ये समझो कि अगर अपने को काउंटर बनाना है तो ये बेसिकली काउंटर का काम करता है। अगर आपको काउंटर करनी है तो काउंट करनी है चीजें, या उसमें कोई काउंटर लगाना है जिसमें अपने को खुद का कोई CSS डालनी है, कुछ भी डालनी है, तो नॉर्मली इस तरीके से हो जाएगा। वो जो तुम चीज बोल रहे हो कि हर बार अपना कलर चेंज हो जाना चाहिए, वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या कोड करना पड़ेगा? तो कुछ अलग है। एनटीएच एनटीएच चाइल्ड ओल्ड, हम्म और कलर चेंज कर दो। हम्म, ठीक है। आ गया समझ में? हाँ इसमें कोई डाउट तो नहीं है? काउंटर अब अगर इन फ्यूचर कोई किसी चीज को काउंट करना हो या सूडो क्लास के थ्रू काउंटर लगाना है तो लगा लोगे। हाँ ये तो आ गया। कोई भी प्रॉपर्टी हो, H2O, P हो, इमेज हो, कहीं पर कुछ भी हो तो लगाना पड़ेगी, तो लगा लोगे, ठीक है। हम्म, चलो एक और चीज मैं बता देता हूँ, अभी फिलहाल इसको हटा देता हूँ। इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज भी है क्या ऐसे, काउंटर का? हाँ प्रैक्टिकल यूज आता है, जैसे अगर अपने को कभी कभी किसी चीज को काउंट करना है, जैसे ULLI में अपने को वो देना है, मतलब डिजाइनिंग थोड़ी सी अच्छी करनी है, तो एडवांस लेवल लोग इसका यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है। देखो चीज तो तुमको सारी पढ़नी है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। जो हम्म इम्पोर्टेंट अच्छे से पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको बस नॉलेज में रखना है, कि इन केस ऑफ कभी उसकी जरूरत लग जाए तो अपन नेट से देख के कोड, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने नेट से कोई कोड देखा और वो हमको बिल्कुल समझ में ना आए कि ये लिखा क्या है। हम्म अगर आप मतलब CSS में अगर आप अच्छे पढ़ लोगे एक बार, तो फिर आप कितना कॉम्प्लेक्स कोड उठाओगे, और अगर आपने प्रॉपर्टी बेसिक बेसिक भी एक बार पढ़ रखी है तो आप नॉर्मली उसको देख के समझ के उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लोगे। ये मतलब मेन चीज रहती है। ठीक है। अब जैसे काउंटर वाली प्रॉपर्टी है, भले ही इसका यूज उतना नहीं होता है, लेकिन अगर ये काउंटर वाली प्रॉपर्टी तुमको पता नहीं हो और तुमने कल कोई एक कोई टेम्पलेट ले ली, मतलब मार्केट में ये होता है कि बहुत सारे कभी कभी क्लाइंट बोल देता है मेरे को तो ये वाली टेम्पलेट आप खरीद लो, इसी पे काम कर लो, और आपने वो टेम्पलेट परचेज कर ली, तो उसकी CSS और HTML के अंदर आपको छोटे छोटे एडिट करने पड़ते हैं। तो आप हम्म जब CSS एडिटिंग कर रहे हो और आप वहां देखो कि यार इसमें कुछ काउंटर नाम की चीज लगी हुई है, ये क्या है, तो फिर हम्म, आपको कोड समझना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। लेकिन ठीक अभी है। आपको ये कि वो काउंटर काम कैसे कर रहा है, हम्म, तो आप नॉर्मल नेट से एक बार देखोगे कि हाँ इसमें कहाँ कहाँ चेंज करूँ तो चेंज हो जाएंगी चीजें, तो वैसा ठीक रहता है वो।
जी जी ठीक है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ एक डिवीजन ले लिया, और इसके बाद मैंने यहाँ लिखा डिवीजन, डिवीजन में मैंने ले लिया है इसकी हाइट और विड्थ। छोटा छोटा ले लेते हैं जिससे समझ में आएगा, 50 या 100 ले लेते हैं। अब एक चीज ये समझना कि इस चीज का यूज हम करते क्यों हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड URL XYZ PNG। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ तो ये जो स्पेस है ना, इसकी जो पहली वैल्यू आती है वो आती है लेफ्ट के लिए, और जो दूसरी वैल्यू आती है वो आती है टॉप के लिए। ठीक है, तो अभी तो वही पोजीशन उसी पे शिफ्ट हो गया। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ 50px और इसको भी कर देता हूँ 50px, तो वो देखो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। अगर मैं इसको कर देता हूँ -50 तो देखो एकदम बीच में सेंटर में आ गया। अब इसका यूज होता कहाँ पर है ये समझ लो। उसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में रिक्वेस्ट क्या होती है और वो काम कैसे पड़ती है, और इमेज को कंबाइन करने से हम हमारी वेबसाइट में रिक्वेस्ट या वेबसाइट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने वेबसाइट ओपन की, ठीक है, इस वेबसाइट में देखो कितनी इमेज है, एक, एक ये 2, एक ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, ये इतनी सारी इमेजेस मैंने इसके अंदर डाल के रखी हुई है। अब देखो क्या होता है, जब भी हम कोई इमेज वेबसाइट के अंदर लगाते हैं तो वो वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है, जैसे ये वाली जो मेरी इमेज है ना, इस इमेज को अगर मेरे को यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है तो क्या होगा इसके लिए, जैसे ही कोई बंदा वेबसाइट का URL हिट करेगा techforest.in, तो क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी वो क्या करेंगी, सर्वर सबसे पहले कहां से लोड होंगी, सर्वर से लोड होंगी क्लाइंट के सिस्टम के ऊपर। ठीक है, जैसे आपने techforest.in करके एंटर किया तो जितना भी जो कंटेंट होता है उसकी प्रॉपर एक रिक्वेस्ट जाती है। ये जो ब्राउजर है ना, ये ब्राउजर क्या करता है, ये जो मेरा वेबसाइट रखा हुआ है जिस सर्वर पे रखा हुआ है उसको रिक्वेस्ट भेजता है। क्या रिक्वेस्ट भेजता है, पहली रिक्वेस्ट भेजेगा कि भैया ये जो इमेज है ना ये आप मेरे को दे दो, तो रिक्वेस्ट जाएगी, फिर सर्वर क्या करेगा, उसको इमेज देगा, फिर इस इमेज के लिए भी सेम रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वहां से रिक्वेस्ट आएगी, तब ये इमेज डिस्प्ले होगी। सेम काम इसके लिए होगा। तो अब आप यहाँ पर देखो, अगर मैं इतनी सारी इमेजेस मेरी वेबसाइट में यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि हर बार एक रिक्वेस्ट जारी होगी और आ रही होगी, उसके बाद ही ये मेरा कंटेंट डिस्प्ले हो रहा होगा, यही हो रहा होगा। सेम काम HTML के लिए हो रहा होगा, जो मेरी HTML की फाइल बनी है, सेम काम मेरी CSS के लिए हो रहा होगा, सेम काम मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल के लिए हो रहा होगा। तो वेबसाइट में जितनी ज्यादा रिक्वेस्ट जाएंगी और आएंगी, वेबसाइट का परफॉर्मेंस या वेबसाइट की स्पीड उतनी ही स्लो होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो मैंने मेरी वेबसाइट में काफी सारी इमेजेस यूज कर रखी हैं, तो मैं कैसे मेरी वेबसाइट का परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता हूँ, देखो
इस वाली इमेज के साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा लोगो है, इसके साथ भी कुछ नहीं हो सकता, ये सिंगल इमेज है, ये भी सिंगल सिंगल इमेज है, इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन देखो जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ 4 इमेज लगी हुई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन इमेज एंड न्यू टैब करता हूँ, तो यहाँ पर देखो एक इमेज तो ये है, दूसरी इमेज ये है, तीसरी इमेज ये है, और चौथी इमेज ये है। तो यहाँ पर मेरी कितनी रिक्वेस्ट गई होंगी? 4 रिक्वेस्ट तो सेंड हुई होंगी जब ब्राउजर ने मेरे वेब पेज को लोड किया होगा, और उतनी ही सर्वर से मेरे को रिक्वेस्ट मिली होंगी। तो मतलब टोटल कितनी हो गई? 8। भाई 4 रिक्वेस्ट तो भेजी गई होंगी ना, फिर वहां से रिक्वेस्ट आई होगी मेरे पास, तो टोटल मैं देखता हूँ तो 8 ये हो गई है, मतलब 4 रिक्वेस्ट भेजी गई हैं, ये समझ लो मोटा माटी। अगर इसकी वजह मैं एक काम ये करता कि मैं इतनी बड़ी एक इमेज बनाता, यहाँ से लेके यहाँ तक की, और उनको प्रॉपर इस तरीके से बना लेता, चारों इमेज को पास पास में रख के, तो मेरी कितनी रिक्वेस्ट बच जाती? 3 3 वो और 4 वो 7। 3 रिक्वेस्ट मेरी बच जाती, यही होता। तो जो मेरी 3 रिक्वेस्ट बचती, लेकिन अब उसमें मेरे को प्रॉब्लम क्या आती? प्रॉब्लम मेरे को ये आती कि जब मैं इस वाले बॉक्स के अंदर इस इमेज को लगाता, तो वो होता क्या, जब मैं इतने छोटे बॉक्स के अंदर ये इतनी चारों इमेज लगाता, तो क्या होता है, ये वाली जो इमेज है उसके पास में ये वाली भी आती, ये वाली भी आती और ये वाली आती। मतलब ध्यान से समझना, ये वाला जो मेरा एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जब मैं ये चारों इमेजेस को मिक्स करके लगाता, तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ऐसे ही डिस्प्ले होता। गेटिंग माय पॉइंट कि क्या बोल रहा हूँ? सर चारों को अगर आप मिक्स कर दोगे और एक ब्लॉक में लगाओगे तो ऑब्वियसली इसी तरह से आएंगे वो। ऐसा तो डिस्प्ले नहीं होगा 1 2 3 4, ऐसा तो नहीं होगा, यहाँ पे पास पास में आएगी 1 2 3 4, बस ऐसी आएगी ना। जी। यहाँ पर भी आएगी, इसमें भी 4 आ जाएंगे 1 2 3 4, इसमें भी 4 आ जाएंगे 1 2 3 4, इसमें भी 4 आ जाएंगे 1 2 3 4। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? उसका सॉल्यूशन ये होता है, हम जो हमारा ये जो बॉक्स है ना इतना बड़ा, इस बॉक्स के अंदर हम लगाएंगे बैकग्राउंड इमेज जो हमने ये चारों की बनाई है, और उसको हम हमारे पोजीशन के हिसाब से सेट कर देंगे कि हम अच्छा, उस इमेज का कौन सा हिस्सा इस बॉक्स के अंदर शो करना चाहते हैं। दिखाना चाहते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अभी तो मेरा ये वाला एरिया दिख रहा है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला एरिया ना दिखे, कोई और एरिया दिखे, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू दे सकता हूँ। तो सिंगल इमेज को ही पोजीशन करके 4 टाइप से दिखा दो। हाँ, मतलब यहाँ पर ये वाली आ जाएगी, दूसरे हाँ, बॉक्स में दूसरी आ जाएगी, तीसरे बॉक्स में तीसरी, चौथे बॉक्स में चौथी। तो इस तरीके से मैंने कितनी रिक्वेस्ट बचा ली? 3 रिक्वेस्ट बचा ली, और मेरा काम भी हो गया। आया समझ में? जी जी समझ गया। तो ये बेसिकली इसका काम होता है। आप यहाँ पे इनकी पोजीशनिंग फिक्स कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज के जस्ट बाद आप लेफ्ट से और टॉप से उस पोजीशन को फिक्स कर सकते हो। ठीक, क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है? नहीं समझ गया ऐसे। एक टॉप है और एक लेफ्ट है ना सर? हाँ, ये टॉप है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट और ये टॉप। टॉप, लेफ्ट टॉप। टॉप उल्टे हाथ से शुरू होगी और ऊपर से, ठीक है। हाँ, इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना, छोटी छोटी इमेजेस बना लेना 2 3 मिक्स करके, और फिर इनको प्रॉपर शिफ्ट करके देखना कि वो कैसे शिफ्ट हो रही है। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। अपन ने काफी सारे तरीके के सिलेक्टर्स पढ़ लिए हैं, हम्म अब अपन बात करेंगे आज एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स की। हम्म सर आपने उसका चैनल देखा है क्या? आपने ऑनलाइन करके आता है वो जो डिजाइन बनाता है सुंदर सुंदर सीएसएस में। और नाम क्या है? ऑनलाइन डिजाइन करके ही है शायद। वो कोई मुस्लिम है सर, यूपी का, नहीं, नहीं देखा। और बहुत सुंदर बनाता है सर। शेयर करूंगा मैं आपको। उसके कोड थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पता नहीं।
ऑनलाइन डिजाइन, ऑनलाइन डिजाइन CSS भी लिख देना। ये नहीं सर ये नहीं है, और नीचे होगा कोई, बता रहा हूँ, ये भी नहीं। एक बार इसमें डाल दो सर, ऑनलाइन CSS3 हूवर। शायद ये नियॉन गया सर, नियॉन वाला लाइट वाला जो था, एक मिनट निकला जब नियॉन, नियॉन ये एक नियॉन वाला, ये रहा नियॉन आ गया। यही वाला हाँ ओवर यही इफेक्ट। यही वाला बंदा, अल्टीमेट सर, अल्टीमेट। इसे कोड देखना सर। ये तो पढ़ेंगे ना अभी बना, ये अपन ने अलाइन आइटम भी नहीं पढ़ा, जस्टिफाइड कंटेंट भी नहीं पढ़ा है। ये सब में फ्लेक्स लगाता है सर, डिस्प्ले में मेन्यू भी बना रहा था तो फ्लेक्स लगा के। हाँ हाँ, तो अपन फ्लैक्स अपन ने पढ़ा ही नहीं ना, क्योंकि जो जितनी भी डिजाइन है ना वो फ्लैक्स, अभी देखो अपन ने ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़ा हुआ है। हम्म। ये जो सारी चीज हो रही है ना, ये ट्रांसफॉर्म से हो रहा है। मार्जिन ही देगा, और क्या दे रहा है, पोजीशन एब्सोल्यूट, ट्रांसेक्शन भी नहीं पढ़ा है अभी, ट्रांसलेट भी नहीं पढ़ा है, और क्या कंटेंट है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, ये जो सारी प्रॉपर्टीज है ये तो अपने को पढ़ा है, एंटी चाइल्ड वगैरह तो पढ़े हैं अपन ने, हम्म। ट्रांसलेट नहीं पढ़ा है। ये तो अपन सब पढ़ेंगे, ये तो तुम बना लोगे, कोई इतना है कॉम्प्लेक्स कोड थोड़ी है। ये तो अभी पढ़े ही नहीं ना अपन ने, ट्रांसलेट वगैरह ये तो पढ़ा ही नहीं है, ट्रांसलेट, ट्रांजेक्शन, ये सारी चीजें नहीं पढ़ी है। बाकी ये चैनल बस देखना सर, बहुत अल्टीमेट, मतलब लड़के का काम है। 1450 प्लस इसने इफेक्ट बना के रखे हुए हैं ऐसे ही। तो ठीक है, सारे ही तुम कर लेना एक एक बार, सारी प्रॉपर्टीज तो। सर समझ में आ जाते मैं कर ही लूंगा बैठ के। नहीं नहीं, ये जो सारी ये चीजें तुम देख रहे हो ना, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, ओपेसिटी, ये तो है ना, एक ही लेक्चर में सारी खत्म हो जाएंगी, ये कोई इतना बड़ा टास्क थोड़ी है। ये तो ओपेसिटी पता है ये मेरे भी क्या को, कर रहा है, कंटेनर पता है। ये हाँ, ये वेब किट वगैरह इसमें यूज नहीं कर रहा है, इसको तो प्रॉपर यूज करने के लिए इसको वेब किट भी चलानी पड़ेंगे। जैसे ट्रांसफॉर्म वगैरह यूज कर रहा है ना, इसमें वेब किट लगता है, ये नहीं चला रहा है अभी। ये तो पूरा बन बाकी जाएगा, इसकी कोई दिक्कत। प्रैक्टिस है सर, इसने प्रैक्टिस करके रखी लड़के ने। हाँ, बन जाएंगे, ये सब बना लोगे तुम, ये जो देख रहे हो ना ये भी बन जाएगा। तुम बस प्रैक्टिस करते जाओ, मैंने तुमको बोला ना, जो भी तुम नेट पे देख रहे होगे ना वो तुम सब बना लोगे। ठीक। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा 010101, इसमें मैंने एंकर टैग लगाया हुआ है, उसको मैंने करा सेव, सेव करने के बाद मैं उसको करता हूँ, ये आ गया। अगर आपको इन सभी को एट्रीब्यूट के थ्रू सिलेक्ट करना है, और जो मेरा एट्रीब्यूट टारगेट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए, और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा टारगेट। सारे रेड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब अगर टारगेट की वैल्यू हो हाँ। ब्लैंक, दूसरे पन्ने में खोलेंगे फिर ये। तो केवल एक सिलेक्ट होगा, बाकी सारे सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर है। ये सिलेक्ट होगा से क्या मतलब? सिलेक्ट होने से मतलब ये है कि सपोज आपकी एक वेबसाइट में 10 एंकर टैग है, और उन 10 एंकर टैग पे एक लिंक आपने ऐसी दे रखी है जिसमें आपने किसी दूसरे पेज पे वो खुलती है, तो आपने उसमें एट्रीब्यूट क्या दे रखा होगा, ब्लैंक था। टारगेट ब्लैंक। अब आपको उसको सिलेक्ट करना है, लेकिन आप उसकी क्लास को या किसी और चीज को आप छेड़ना नहीं चाह रहे हो, कि आप क्लास में कोई प्रॉपर्टी नहीं डालना चाह रहे हो, आईडी में भी नहीं डालना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, टारगेट ब्लैंक के थ्रू आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपकी वेबसाइट में आपने 100 लिंक यूज किए हैं, और उन 100 लिंक में 50 लिंक, या बोल सकते हैं 10 लिंक ऐसी हैं जो आउटसाइडेड लिंक है, मतलब जिनका प्रॉपर्टी टारगेट में ब्लैंक है, तो आप क्या करोगे, या तो जाके 10 जगह कोड करोगे, या एक ही जगह कोड कर दोगे। जैसे इसके अंदर देखो मैंने कितनी सारी लिंक डाल रखी है, देखो ये पूरी लिंक मैंने डाल रखी है ये। अब
अगर मेरे को एक लिंक को चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं बस एक जगह जाऊंगा और चेंज कर दूंगा। ऐसा थोड़ी करूंगा कि मैं 100 जगह जाके कोड करूंगा। तो दो दो कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी ये होती है कि इनलाइन लिंक होती है, सॉरी मतलब इनबाउंड लिंक होती है, और एक होती है आउटबाउंड। इनबाउंड मतलब अपने पेज पर से पेज के ऊपर ही जा रही है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जा रही है। और एक्सटर्नल की है तो वो एक पेज से दूसरे वेबसाइट पे जा रही होती है। तो टारगेट अपन दूसरे पेज पे जो जा रही होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम उसको देते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसी सारी लिंक्स को अगर सिलेक्ट करना है तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर टारगेट डालोगे तो पूरी सिलेक्ट हो जाएंगी, और आप नॉर्मल डालोगे तो उसमें वो सिलेक्ट हो जाएगी। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनको बड़ा ब्रैकेट भी बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको अभी हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ P, और इसका एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल। बताया था मैंने टाइटल क्या काम करता है। टाइटल, तो का टाइटल बड़ा, अभी याद आ हूवर, जाएगा। हूवर में आपने बताया। हाँ, ये हूवर पे आ गया। सही है, ठीक हूवर है, पे आएगा। मैंने यहाँ पे एक टाइटल बना लिया है, ऐसे मैं और भी बना लेता हूँ। तो ठीक है, अब अगर मेरे को टाइटल को सिलेक्ट करना है, मतलब अगर कोई मेरा एट्रीब्यूट है उसके अगर मेरे को टाइटल को सिलेक्ट करना है तो कैसे करूंगा, उसका कोड मेरे को तुम बताओगे, क्या करूं। पी, फिर बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ फिर इधर मैं लिखूंगा हाँ टाइटल, हाँ, और इसका कलर। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे टाइटल की वैल्यू हो वो होनी चाहिए हेलो। एक भी सिलेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे टाइटल की क्या वैल्यू, हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको हटाता हूँ। बड़ा एज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। तो आप किसी भी एट्रीब्यूट को प्रॉपर किस तरीके से सिलेक्ट करोगे वो समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये हो गया। क्लियर है। हाँ। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिबलिंग का साइन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो। ठीक है, और मैंने लिखा पी टाइटल सिबलिंग इज इक्वल टू हेलो, और इसको मैं करता हूँ सेव, और मैंने यहाँ दे रखा कलर रेड। सब आ गया। सारे के सारे जो हेलो वर्ल्ड है ना वो सिलेक्ट हो गए। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ, इसको मैं चिपका देता हूँ। तो जितनी भी जगह हेलो लिखा होगा ये हेलो। अब अगर इसको अगर मैं पीछे कर देता हूँ, देखना तो वर्ड सेलेक्ट नहीं होगा। नहीं होगा। वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग, यहाँ पर जितनी भी स्ट्रिंग लिखी हुई है ना, ये जो पूरी टाइटल के अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखी हुई है सबको करेगा। उस को वो रीड करेगा, और उस स्ट्रिंग के अंदर अगर उसको हेलो मिल जाता है कहीं पर भी, चाहे वो आगे या पीछे हो, तो भी वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। क्लियर है, दिखा देगा वो। ठीक कोई डाउट है इसमें। है, देखते हैं इसका। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका थोड़ा सा साइन चेंज करता हूं और इसमें ये वाला साइन लगा देता हूं, और अब मैं इसको करता हूं सेव करने के बाद अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। तो अब देखो क्या हुआ। पिछली बार क्या हो रहा था कि ये जो मेरा हेलो है वो कहीं पर भी लिखा होगा तो वो उसको सिलेक्ट कर लेता था, लेकिन अब इस वाले के अंदर देखो हेलो मेरा कहाँ लिखा हुआ है, इसके पीछे, तो वो अब इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, मैं एक काम ये करूं, इसको सेव करके मैंने रिफ्रेश किया। अब अगर मैं इन दोनों वर्ड को मिक्स कर दूं, देखो तो भी उसने सिलेक्ट कर लिया। मतलब अगर आपके वर्ल्ड के 5 लेटर हेलो हैं तो पीछे कुछ भी लिखा हो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो इसको प्रॉपर क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। आया समझ। जी। क्लियर है। अब अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूं, डॉलर कर दूं,
तो अभी देखो अभी कौन सा सिलेक्ट हुआ, हेलो वाला। पहले क्या हो रहा था, अगर स्टार्टिंग हेलो से हो रही है तो वो उसको सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर आप एंडिंग हेलो से हो रही है तो वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। अच्छा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग के हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग के बिल्कुल नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके CSS के ही कॉन्सेप्ट है। ये हम केवल जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे ना, तब इनका यूज आता है कि भैया अगर कोई एक बहुत 10-15 स्ट्रिंग्स हैं, उसमें हमको देखना है कि लास्ट का कोई, ये हम देख लेते हैं, हमको प्रॉपर एक PDF फाइल ही सिलेक्ट करनी है, तो उसका एक्सटेंशन .pdf है, तो हम उसके सोर्स में डाल देंगे, यहाँ पर पी के अंदर लिख देंगे SRC। हम देखेंगे कि अगर उसके लास्ट में .pdf लिखा हुआ है तो वो सारी की सारी PDF को सिलेक्ट कर ले। आया समझ में? इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा IMG, तो मतलब जो मेरी इमेज टैग है उसका अगर जो SRC है और उसकी जो JPG कोई इमेज है उसका एक्सटेंशन है, वो सारी इमेजेस को आप सिलेक्ट कर लो और कर उनको लिया। कर दो डिस्प्ले, डिस्प्ले नन। रन कर दो। तो कुछ नहीं दिखेगा। तो जितनी भी इमेज फाइल होंगी मेरी वेबसाइट में वो सब हो जाएंगे डिस्प्ले, दिखाई नहीं देगी ना फिर वो, नन कर दिया तो? दिखाई नहीं देगी। तो वो ये जो सारे कोड्स हैं ना, ये आप अभी तो देखो मैंने तो आप करके बता दिया, तो ये जो है ना ये बाद में काम आते हैं, कहीं मैंने इमेज लगानी है कुछ करनी है तो उस हिसाब से। ओके। इनकी प्रैक्टिस इसलिए मैं बोलता हूँ कि जैसे मैंने पी का टाइटल बता दिया, मतलब मैंने पी टैग का या एलिमेंट का जो एट्रीब्यूट है टाइटल, उसकी जो लास्ट में वैल्यू आएगी ये, तो अब उसमें आप हर एक टैग के एट्रीब्यूट पे काम कर लो। जैसे इमेज का एक एट्रीब्यूट हो गया SRC, अपना का एक टाइप एट्रीब्यूट हो गया टाइप, तो उन सब में आप इनको लगा लगा के देखो, तो उससे क्या होता है कि आप 2-4 बार 10 बार जब बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पे काम करते हो तो आपको उनको एक्चुअल में पता चलती है वैल्यू कि ये कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। ये क्लियर हुआ, इसमें डाउट है? नहीं ये ठीक है, क्लियर है। और एक होता है स्टार, तो स्टार तो तुमको पता ही है कि स्टार डालने से क्या होगा कि कहीं पर भी कुछ भी कोई चीज बात मिल जाए पूरी उसको सिलेक्ट कर लेगा वो। तो ये 2-4 तरीके के सिलेक्टर्स थे एट्रीब्यूट्स के जो बताने थे, तो उनको तुम प्रॉपर एक बार चला चला के सबको देख लेना। यूज कम होते हैं लेकिन यूज होते हैं कभी कभी, नहीं। जब वेबसाइट्स के कोड वगैरह आते हैं उसमें। अब हम देख लेते हैं फॉर्म थोड़ा सा। फॉर्म में तो मैंने ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें तुमको बता ही दी हैं। अब देखो मैंने यहाँ लिखा लेबल कॉमा इनपुट को डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। क्यों कर दो? उसका रीजन ये है कि नहीं तो ये एक के पास में एक आते थे, पहले आते थे। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, अगर मेरे को इनपुट टाइप को सिलेक्ट करना है तो कैसे करूंगा? इनपुट टाइप को सिलेक्ट करना है। इनपुट हम्म, टाइप लिख, इनपुट लिख दें बस। इनपुट और ऐसे। देखो अभी तो अपन विड्थ पढ़ रहे हैं, हाइट और ये सब, आगे जब एक आध दो क्लास और निकलेगी तो पूरा काम अपन फ्लैक्स के अंदर ही करेंगे, ठीक है? क्योंकि फ्लैक्स जाए।
इसकी अगर विड्थ बढ़ानी है तो क्या प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, समझ में आ गया? हाइट बढ़ा दिया अपन ने इसका। ठीक है, विड्थ बढ़ानी है तो आपको विड्थ देनी पड़ेगी और हाइट बढ़ानी है तो आपको हाइट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने इसकी विड्थ कर दी 100% और इसकी हाइट कर दी मैंने 25 पिक्सल। अब देखो मैं जब इसका कर्सर लेके जाता हूँ ना, तो इसकी अगर अपने को गैप बढ़ानी है तो फिर आपको देनी पड़ेगी इसमें पैडिंग। तो यहाँ मैं क्या दूंगा, पैडिंग लेफ्ट से 25 पिक्सल। इसका साइज बढ़ जाएगा, उसको फिक्स करने के लिए क्या दूंगा मैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो अभी देखो क्या होगा, अभी देखो थोड़ा सा यहाँ से गैप आ रहा है, आ रहा है? हाँ। गैप नहीं आ रहा था, तो गैप अगर आपको कम करनी है तो आप इसको प्रॉपर कम कर दोगे तो वो कम भी हो जाएगी। और कम करना चाहो तो और भी कम हो जाएगी। मतलब जितने भी स्पेस के साथ स्टार्ट करनी हो आप इसको कर सकते हो। और अगर आप इसमें बॉर्डर देना चाहो तो बॉर्डर भी दे सकते हो। दिख नहीं रही है, थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। कुछ गलती है क्या, बॉक्स 5 पिक्सल सॉलिड वाइट। बॉर्डर क्यों नहीं आ रही है? जैसे भी बॉर्डर दोगे वैसी बॉर्डर आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस। ये मेरे को तुमको बताना भी है, हालांकि थोड़ी सी मैं बता चुका हूँ। हाँ, किनारे गोल हो जाते हैं। किनारे गोल हो जाएंगे, तो मैं इसको देता हूँ 5 पिक्सल। इस तरीके से आप जो गोल बना सकते हो इनको। जी। क्लियर है? तो फॉर्म की ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इनपुट में, आप जो जो भी यूज करना। फोकस वाली प्रॉपर्टी में तुमको बता चुका हूँ, फोकस कैसे काम करता है। फोकस आपने शायद मुझे क्लियर? नहीं आ रहा सर। फोकस। मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखो मैं इसकी विड्थ अभी कर देता हूँ 50%। मैं इसको ऐसा कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट सूडो एलिमेंट। सूडो किसमें बताया नहीं था, और इसको मैं कर देता हूँ फोकस। याद आया? पक्का? शुरू में इसको मैं कर देता हूँ फोकस। ठीक है, और इसकी विड्थ कर देता हूँ अभी फिलहाल 100%। और इसमें मैं कर देता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी लेता हूँ, इसको यहाँ डालता हूँ, रेड की जगह में कर देता हूँ। और इसको मैं कर देता हूँ 10। जी। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो वो एकदम से बढ़ जा रहा है। अब इसके अंदर एनिमेशन होगा कि ये प्रॉपर धीरे 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 बढ़ेगा, छोटा होगा, कम होगा। तो उसके हिसाब से जो भी चीज रहेगी ना, वो अपन अच्छी वाली जो डिजाइनिंग है वो आगे अपन सीखेंगे। अभी आप ये सोचो इसका हाइट कैसे बढ़ानी है, विड्थ कैसे बनानी है, बॉर्डर रेडियस कैसे देनी है, फोकस कैसे इसके अंदर अप्लाई करना है, ये सारी चीजें इसके अंदर डालनी है। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
फॉर्म में कल और तुमको बताऊंगा, फॉर्म में काफी सारी चीजें हैं जो बतानी है मेरे को। फॉर्म को कल पूरा कवर कर लूंगा। और आज जो जो भी चीजें बताई हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कल थोड़ी सी लंबी रहेगी क्लास, करीब 2 से ढाई घंटे की। कल के लिए मैं थोड़ी जल्दी तुमको 9:30 या 9 बजे के आसपास एक बार बुला लीजिए। दूंगा, ठीक है? ठीक है, और मेरी नोट्स का 28 तारीख हो गई, हो गई हाँ यार, तुम्हारे नोट्स कल तुमको एनी हाउ दे दूंगा। दे दीजिए टाइम सर। मिल नहीं पाता यार बिल्कुल। मैं सुबह से उठता हूँ ना, तो अभी तो हालत बहुत ज्यादा डल होती है रात तक तो। जी आएंगे। मैं करता हूँ, कल तुमको देता हूँ एनी हाउ, ठीक है। है ना? चलिए। थैंक